काफी प्रयास किया। हमने सादा ट्वीट करके कहा राहुल को, सोनिया को और प्रियंका को कि आप जाति की राजनीति में आइए। देखिए, जब तक आप इसमें नहीं आइएगा, ये सांप्रदायिक ताकतें नहीं के सामने आप टिक नहीं पाइएगा। और विद्यार्थी ने तो बाकायदा लंबा पत्र लिखा प्रियंका गांधी को कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप इधर भी थोड़ा और इधर भी थोड़ा सा हिंदुत्व भी या थोड़ा पिछड़ा वर्ग भी दिखाना है, ये नहीं। आपको एक लाइन, एकेडमिक्स में वही लोग थे, आज भी कमोबेश वही लोग हैं। 2020 तक भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 9 प्रोफेसर केवल थे। यहाँ बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत सारे एसोसिएट भी होंगे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 2020 तक इस देश में जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के हैं, उसमें केवल 9 कन्फर्म प्रोफेसर थे। प्रोफेसर्स, एसोसिएट और असिस्टेंट थोड़े ज्यादा थे। आज की तारीख में भी उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। कुछ 100 प्रोफेसर जरूर हुए हैं, लेकिन परसेंटेज आज भी बहुत कम है। उसका आंकड़ा मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो हमारा आज का विषय नहीं है। तो स्थिति यह है, जुडिशरी को वो आप देखते हो, ब्यूरोक्रेसी का वो देखते हैं, एकेडमिक्स का वो देखते हैं। तो चारों तरफ से ये कहा जाता रहा, जब भी जाति जनगणना की बात आती थी नेताओं द्वारा, ओबीसी के, दलित समाज के या पिछड़े वर्ग के अन्य, कि नहीं ये इससे तो जातवाद फैलेगा। अरे भाई, 1931 के बाद इस देश में जातिवाद जनगणना नहीं हुई, तो क्या जातिवाद और कास्टिज्म जो है कम हो गया? 1931 के बाद तो कोई जनगणना ही नहीं की गई जाति के आधार पर, तो क्या जातिवाद कम हो गया? नहीं हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लॉजिक बकवास है कि अगर हम जाति की गणना कराएंगे तो जातिवाद फैलेगा। कैसे फैलेगा? SC ST का आप काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मेटिव एक्शन है। आरक्षण का लागू किया है आपने सिद्धांत, तो ये जरूरी है जानना कि कितने परसेंट कब कितनी किसकी संख्या बढ़ रही है, और उसके आधार पर चीजें निर्धारित की जाती हैं। लेकिन ओबीसी का आप कराना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हम अपर कास्ट का नहीं कराएंगे, ओबीसी का नहीं कराएंगे। किसी ब्राह्मण का विरोधी नहीं, बहुत सारे मित्र मेरे ब्राह्मण, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद का नहीं। तो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बगैर किसी डेटा के दे रहे हैं, बगैर किसी आंकड़े के दे रहे हैं। इस आधार पर इसको हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने दिया। जबकि मंडल आयोग ने बाकायदे डेटा कुछ इकट्ठा करके तब अपर कास्ट की कुछ जातियों को आरक्षण दिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि मंडल आयोग ने कई स्थानों पर कई रीजनल बैकवर्डनेस जिन इलाकों में है, वहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। ये मालूम है ना आप लोगों को? मंडल आयोग सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, अपर कास्ट के भी पिछड़े लोगों को उसमें शामिल किया है कई जगहों पर। और आज भी उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके में जाइए तो आप पाएंगे कि अपर कास्ट के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन पा रहे हैं। और भी कई इलाके हैं, हो सकता है आपके बिहार में भी कुछ इलाके, ये भी अद्भुत बात है। तो इतना जुडिशियस थे वीपी मंडल और उनकी पूरी टीम की कि जहां जरूरत थी वहां उन्होंने किया उनका कि भाई ये बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से भी बैकवर्ड है और शैक्षिक रूप से भी बैकवर्ड है। क्योंकि आरक्षण का आधार हमारे संविधान ने आर्थिक आरक्षण तय ही नहीं किया, सामाजिक और शैक्षिक तय किया। तो लेकिन ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पर आपने तय किया है और वो आपके पास डेटा नहीं है, तो पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। लेकिन इस सरकारी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। कितना ये आश्चर्यजनक है कि देश की सबसे बड़ी अदालत तथ्यहीन, डेटा विहीन एक सरकारी फैसले को 2019 के चुनाव से एंड पहले जो किया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और उसके पहले आपको याद होगा 4 साल पहले इसी बिहार में आकर मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो बिहार की जनता ने तो उनको जवाब 2015 के चुनाव में दे दिया। लेकिन इसका जो रिएक्शन हुआ कि उनकी पार्टी माने बीजेपी ने 2019 में ईडब्ल्यूएस लाया ताकि अपर कास्ट मोबिलाइजेशन किया जा सके और कांग्रेस की तरफ जो अपर कास्ट का एक सेक्शन आ रहा था उसको रोका जा सके, और इसका उनको फायदा मिला। और 2019 में उनको वाकई उत्तर प्रदेश केवल डेटा का नहीं है, डेटा तो आपके पास बिहार सरकार ने लाया 1 साल पहले, अभी 1 साल करीब होने वाला है।
उन्होंने एक बहुत ही शानदार सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण किया। कुछ एक उसमें कमियां हैं, वो अगर कमियों को दूर किया होता तो और ज्यादा बेहतर सर्वेक्षण होता, लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी क्षेत्र में ऐसा सर्वेक्षण कहीं नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो हमेशा उस वक्त भी करता था, आज भी कह रहा हूं कि मैं उसका खैर मकदम करता हूं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कराया और बीजेपी ने बाई चांस बिहार में उसको इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। अब वो उससे कितनी दुखी है वो अलग कहानी है, लेकिन जातिवार सर्वेक्षण बिहार ने कराया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आंकड़ा सामने आ गया, बिहार को नहीं कहता हूं, ये यूपी में भी है, मेरे प्रदेश में भी है। अपने अपने अपना बखान अपने खूब करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। अब जम्मू कश्मीर वाले बेचारे क्या बखान अपना करें, वो तो हमेशा उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। शेष भारत बहुत मस्त रहता है, लेकिन सबसे बड़ी टनल दो उनके पास है, देश की सबसे बड़ी टनल उनके पास है, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि हमारे पास सबसे बड़ी टनल है, क्योंकि उनको तो अंधी सुरंग में डाल दिया गया है पूरे देश को, पूरे समाज को। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कि अभी कहा जाता है अपने बिहार में, और देश बिहार के सबसे टॉप नेता से लेकर सबसे नीचे का एक कर्मचारी भी कहता है कि भारत में सबसे पहला जातिवार सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश बिहार है। कहता है ना, मानते हैं ना? सब लोग कहते हैं कि जातिवार जनगणना यानी सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक कराने वाला बिहार सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रदेश है 1931 के बाद, क्योंकि वो तो देश की पूरी जनगणना थी, ये सर्वेक्षण है, दिस इज द फर्स्ट। बट ये गलत है, ये गलत है। बिहार तो कर्नाटक है ना, तो बिहार है, ये केरल ने 1968-69 में लगभग 1.25 साल के दौर में बाकायदा सर्वेक्षण कराया और उसका नाम है केरला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट वाइज सर्वे। और ये आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल। और उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार ईएमएस नंबूदिरीपाद की थी। ईएमएस नंबूदिरीपाद का जन्म ब्राह्मणों के सबसे कुलीन परिवार में हुआ था। बद्रीनाथ से लेकर तमाम बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहां नंबूदिरी ब्राह्मण पुजारी रखे जाते हैं। तो नंबूदिरीपाद जो है, ईएमएस नंबूदिरीपाद सीपीआईएम की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने थे। पहले आंकड़े हैं ताकि कोई ये न कहे कि मैं अपने से बोल रहा था। अभी भारत जो है पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है नंबर इसका, ये भी डेटा का प्रश्न है। मैं आकर जनगणना में आऊंगा, जनगणना से इसको जोड़ूंगा, आप इसको बात समझिए। 193 मुल्कों की सूची में भारत जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? सेहत और शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं इनको जोड़कर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इसको कोई एंटी बीजेपी एजेंसी नहीं बनाती है, या मोदी विरोधी, मोदी सरकार विरोधी कोई एजेंसी नहीं बनाती है। इसको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनडीपी बनाती है। उसमें लेटेस्ट जो सर्वे है उसमें हमारा नंबर है 193 मुल्कों में 134वां नंबर। प्रेस फ्रीडम में हमसे सांस लेता था, उसकी राजनीतिक सांस जो थी उस समाज सुधार के आंदोलनों से वो चलती थी। जबकि यहाँ दूसरे और जगहों पर मार्क्सोलॉजिस्ट किस्म के लोग, मार्क्स शास्त्री किस्म के लोग, लेकिन नंबूदिरीपाद की सरकार ने जिस सर्वे का मैंने जिक्र किया उनको बात समझ में आ गई डिसमिसल के बाद। जब पहली बार उनको डिसमिस किया गया, उनको लगा कि अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम ये काम करेंगे। और गौरीअम्मा रेवेन्यू मिनिस्टर थी जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आती थी, वो ईडवा कम्युनिटी से, मीडिया में बिल्कुल न घुसने थे, तो मैं समझता हूँ तब भी देश नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की सब करने वाले बहुत सारे कंपोनेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि आंकड़े आ जाएंगे, सरकार आंकड़ों से कर रही है। 2021 के बाद दुनिया के अनेक बड़े देशों में पहला तथ्य था कि इस जनगणना को लेकर के जो प्रारंभ हुई थी वो 1931 में हुई थी और 1951 से ये
देखिए जो आप बात पूछ रहे हैं कि हाँ देखिए 1931 से पहले से जनगणना हो रही है भारत में अंग्रेजों के ज़माने में, और 1931 मैंने कहा आखिरी जनगणना थी। उसके बाद भी एक जनगणना हुई थी 10 साल बाद, लेकिन वो डेटा उसका उपलब्ध नहीं है, उसका डेटा पब्लिक नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गया, विश्व युद्ध, तो वो आंकड़े नहीं है। तो जो आंकड़े आप जितने दलित आदिवासी ओबीसी नेताओं का नाम ले लीजिए, मायावती जी भी हैं, में सबको ये आश्वासन दिया गया कि हम कराने जा रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को एक तरह से बेवकूफ तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत समझदार नेता हैं ये लोग, लेकिन इनको एक तरह से नज़रअंदाज करके इनकी बातों को, और जनगणना जो की गई वो जाति की गिनती के बगैर की। अब बवाल मच गया कि जाति जनगणना तो हो गई, डेटा पब्लिक नहीं हुआ था, अब क्या करें? तो उसमें सरकार ने मनमोहन सिंह की कहा कि हम एक सर्वे करा लेंगे। तो उन्होंने सामाजिक आर्थिक एक राष्ट्रीय सर्वे कराया, और वो सर्वे 2013 के आसपास उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जनगणना की रिपोर्ट के बहुत बाद। और वो सर्वे भारत के राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय, उनके निर्देशन में नहीं हुआ। दलों के लिए सुनो ना, क्या करना तब तक हम समझ कैसे पाएंगे कि हमारे समाज में कितने लोग शोषित और पीड़ित सदियों से रहे हैं। और जाति जब, मेरा तो ये कहना है कि आरक्षण तब तक, जाति जब तक, तो जब तक। संस्थान में जातीय जनगणना को लेकर जो हम लोगों ने आयोजन किया है, उसमें गौतम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा आयोजन कराया, और विलेश सर थैंक्स अ लॉट जो आपने अपने बहुत ही प्रीसियस टाइम में हम लोगों को एक लंबा वक्त दिया, और कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो इस आयोजन में पार्टिसिपेटेड हैं या फिर पार्टिसिपेट किए, उनका बहुत धन्यवाद। क्या कीजिएगा, काबू करना है कौन सा संवाद सर? यूट्यूब पर जो शो वो नहीं है हमारे यहाँ। नंबूदरी पास किस तरह से केरल में ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है, थोड़ा डिटेल वीडियो बनाइएगा सर। नहीं मैंने बनाया है, मैंने बताया कि बिहार, जैसे नीतीश जी ने हल्ला बोला ना यहाँ विधानसभा में कि दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा नो दिस इज नॉट, फर्स्ट वाज केरल, इट वाज 1968-69 दैट कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का जो सरकार था लेफ्ट फ्रंट का, उसने पहला सर्वे लाया था, दूसरा कर्नाटक ने लाया, तीसरा बिहार ने लाया। लेकिन बिहार ने लाया कुछ किया नहीं, कर्नाटक ने लाया कुछ किया नहीं, आंकड़े केवल आ गए कागज पे, किया केवल केरल, और केरल ने ट्रांसफॉर्म किया। तो केरल ने ट्रांसफॉर्म कैसे किया सोसाइटी को या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने उनके पीछे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा सेंसिटिव है, उनकी यहाँ डाइवर्सिटी